नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। राज्य सरकार ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर लगाई रोक। शिक्षकों के विरोध के बाद लिया गया फैसला, सभी DO को प्रक्रिया रोकने का आदेश। छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला, HR नीति कमेटी बनाने का आदेश, नियमितीकरण होने तक मिलेगा फायदा। त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा को लेकर CM साय ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ देने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में आज NSUI का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, बढ़ते अपराध और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का करेंगे विरोध। राज्य में रेत माफिया के हौसले बुलंद, अवैध रेत परिवहन करते हाईवा को रोकने पर ग्रामीणों को दौड़ाया, वाहन से कुचलने की कोशिश, जान से मारने की भी दी धमकी। मुजफ्फरनगर में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, उफान पर नदी नाले, लोधी डैम में हुआ लीकेज। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे राजिम की, जहां रेत माफिया के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है ये आप इस खबर से समझ सकते हैं। रेत माफिया ने ग्रामीणों को दौड़ाया है और रेत परिवहन करते हाईवा रोकने पर ग्रामीणों को दौड़ाया है, ये जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हाईवा वाहन दौड़ाकर ग्रामीणों को कुचलने का प्रयास भी यहाँ पर किया गया है। ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी गई है। ग्रामीणों ने हाईवा को गोबरा नवापारा थाने में फिलहाल सौंप दिया है। रेत माफिया के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो हाईवा रोकने पर ग्रामीणों को यहाँ पर दौड़ाया है, उन्हें मारने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई है। देखिए, इस खबर से आप अंदाजा लगाइए कि रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है। रेत का अवैध मामले की शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण खुद यहाँ पर लामबंद हो गया और उन्होंने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें कुचलने का इन्होंने प्रयास किया है, जान से मारने की धमकी यहाँ पर दी है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी देने के बाद नामजद रिपोर्ट फिलहाल दर्ज की गई है। अब देखने वाली बात होगी आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो गोबरा नवापारा के कुलियारी गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा था और रेत माफिया के हौसले बुलंद। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से उन्होंने ग्रामीणों को कुचलने का प्रयास किया, यानी कि किसी प्रकार का डर उनके मन में नहीं है, ना ही प्रशासन का खौफ है, ना ही पुलिस का खौफ है। अवैध तरीके से रेत का उत्खनन तो वो कर ही रहे, लेकिन साथ ही ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी यहाँ पर वो देते हुए नजर आए हैं। ग्रामीणों ने हाईवा को फिलहाल थाने को सौंप दिया है, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और अब सभी की निगाह इस पर टिकी हुई है कि अब आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। क्योंकि देखिए, बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी गई है, साथ ही उन्हें कुचलने की कोशिश भी यहाँ पर की गई है, जो कि एक बड़ी बात है और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। तो राज्य में इसके पहले भी कई बार रेत के अवैध उत्खनन को लेकर खबरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि यही शिकायतें मिल रही थी कि लगातार इस तरीके की खबरें सामने आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और जब ग्रामीणों ने खुद इस पूरे मामले पर एक्शन लेने की कोशिश की तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी यहाँ पर दी गई है। फिलहाल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और क्या कार्रवाई की गई इसे लेकर अपडेट भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो रेत माफियाओं के हौसले राज्य में किस हद तक बुलंद हो चुके हैं, ये आप इस खबर से अंदाजा लगाइए। तो ग्रामीणों को कुचलने की कोशिश भी इन्होंने की है, ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी यहाँ पर दी गई है। और IBC 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये वही हाईवा है जिसको फिलहाल थाने में इसे ग्रामीणों ने दे दिया है और नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। तो IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये खबर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रेत माफिया ने ग्रामीणों को दौड़ाया है और उनके हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, लगातार कार्रवाइयां नहीं होने की वजह से इस खबर से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज शर्मा राजिम से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, एक बड़ी बात यहाँ पर फिलहाल तो यही सामने है कि ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी दी गई, उन्हें कुचलने की कोशिश की गई है। अब तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या इस पूरे मामले पर एक्शन लिया गया, विस्तार से बताइए।
जी देखिए, पूरा मामला जो है गोबरा नवापाड़ा से लगे ग्राम कोलियारी का है, जहां पर विगत दिनों स्कूली बच्चों के द्वारा भी जो है अवैध रेत उत्खनन को लेकर के प्रदर्शन किया गया था। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा भी जो है अवैध रेत उत्खनन को लेकर के जो है प्रदर्शन किया गया था। सारी जानकारी जो है छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय तक पहुंचाई गई थी। उसके बाद निर्देश पर जो है खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने जो है कार्रवाई की थी और 55 ट्रैक्टर रेत और 15 हाइवा रेत को अवैध रेत को जब्त भी किया गया था। लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई होने के बावजूद भी अवैध रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि रात के अंधेरे में जो है इनके द्वारा अवैध रेत का खेल जो है खेला जाता है। कल रात को जो है लगभग 12 बजे के आसपास जो है अवैध रेत माफिया जो है रेत निकाल रहे थे, जिससे ग्रामीणों को पता चला। तो ग्रामीण जो है अवैध रेत को रोकने के लिए वहां पर पहुंचे। तो जब ग्रामीणों को रेत माफियाओं ने देखा तो उनके ऊपर ही जो है हाईवा वाहन को उन्होंने जो है चढ़ाने का प्रयास किया, उन्हें जो कुचलने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा अवैध रेत माफियाओं के हाईवा वाहन को रोका गया। उसे जो है गोबरा नवापाड़ा थाना में जो है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और चूंकि रात की घटना है तो पुलिस वालों का भी यह कहना है, जब हमने बात की तो, कि उन पर जो है जांच की जाएगी और जांच कर दोषियों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना यह होगा कि अब अवैध रेत माफियाओं के ऊपर क्या कार्रवाई होती है और क्या इसे जो है शासन प्रशासन रोक पाती है। जी बिल्कुल नीरज, तो जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं तो फिलहाल कड़ी कार्रवाई की बात तो इस पूरे मामले पर कही गई है। अधिकारियों से संपर्क आप बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और अब केशकाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने 20 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। गैंगरेप के सभी 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। 9 अगस्त को 5 युवकों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। केशकाल थाना क्षेत्र की पूरी वारदात है और इस मामले में पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 9 अगस्त की शाम सिलाई मशीन लेने के लिए घर से निकली युवती के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। बदनामी के डर से पीड़िता और उसके परिजन पहले तो पुलिस के पास गए नहीं, लेकिन 29 अगस्त इन्होंने केशकाल थाने पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और अब 5 ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो युवती से गैंगरेप का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि इस पूरी वारदात के सामने आने के बाद पहले तो परिजनों ने बदनामी के डर से मामले की शिकायत ही नहीं की, लेकिन उसके बाद जब मामले की शिकायत की गई तो इस पर एफआईआर दर्ज की गई और मामले की तफ्तीश शुरू की गई थी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त प्रकाश नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, इस पूरे मामले को समझाइए, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई है और पूछताछ में अब तक क्या कुछ उन्होंने कबूल किया है, बताइए इसे। प्रकाश, आवाज आ रही है अब तक हमारी? एक बार फिर से सवाल आपसे लेना चाहती हूँ मैं, इस पूरे मामले को समझाइए, साथ ही ये बताइए कि आरोपियों की गिरफ्तारी कैसे हुई है, पूछताछ उनसे जारी है, जानकारी हम तक सामने आई है, अब तक क्या कुछ उन्होंने कबूल किया है? ये पूरा मामला 9 अगस्त तक है, जब केशकाल क्षेत्र की एक गांव की लड़की के साथ केशकाल पहुंचती है अपनी बुआ के यहाँ और सिलाई मशीन के बहाने। जब अपने घर जाती है और जैसे ही घर जाती है, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र में अधिकतर गाड़ी नहीं चलता, इसलिए अपने एक मित्र जिससे 1 साल से लगातार बात करी थी, उसका नाम है कमलेश, उसको बाकायदा बुलाती है फोन करके। जब यहाँ उसके पास पहुंचती है तो वो अपने एक दोस्त के साथ अलग से पहुंचता है। इसके बाद वो किसी बहाना उसके घर छोड़ने के नाम से एक जंगल की ओर ले जाता है, सुनसान इलाका, और उसके जो कमलेश दोस्त है अपने 3 अन्य और साथियों को बुलाता है। इसके बाद उस लड़की को बारी बारी करके 5 लोगों ने लगातार बलात्कार किया, जिसके बाद लड़की को धमकाया गया कि अगर तुम इस घटना के बारे में किसी को अब बताओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। इसी डर के चलते लड़की ने लगभग 20 दिनों तक किसी को नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे जैसे आसपास गाँव वालों को यह घटना पता चला कि गैंग रेप इस लड़की के साथ हुई, तो बदनामी के डर के चलते तत्काल अपने परिजनों के साथ में 29 अगस्त दोपहर में, मतलब कल, केशकाल थाना में पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराए। रिपोर्ट दर्ज कराते ही जैसे ही पुलिस अधीक्षक के कोंडागांव पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आता है, उन्हें तत्काल टीम गठित करके केशकाल पहुंचते हैं और एडिशनल एसपी फरसगांव एटीपी और केशकाल एटीपी टीआई इस संयुक्त टीम के द्वारा इन 5 आरोपी को खोजबीन करती है और लगभग 9 घंटों के अंतर्गत 5 आरोपी को गिरफ्तार करते हैं। फिलहाल उसकी एक सहेली भी रहती है, उसको सहेली किस प्रकार से भगती है उससे भी पुलिस पूछताछ करिए, जांच करिए, अभी वो उससे संपर्क करना चाह रही है। साथ में इन आरोपी ने किस प्रकार की पूरा घटना दिया और क्या कारण है इस घटना का, इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी दोपहर में, जिसके बाद बड़ी खुलासा होगी। यह लगातार दूसरी घटना है केशकाल क्षेत्र अंतर्गत की यहाँ गैंग रेप की। जी
चलिए प्रकाश, तो फिलहाल हमारी नजर अब इसी पर टिकी हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी आगे और दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। एनएसयूआई का आज विरोध प्रदर्शन है। क्या है ये पूरा मामला, किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जानकारी देते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर ये प्रदर्शन है। कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज का विरोध भी जताया जाएगा और दोपहर 1 बजे प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता करते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोपहर 1 बजे ये वो समय है जब इस प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी और एनएसयूआई का ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएगा। और शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में सभी डीओ को प्रक्रिया रोकने का मौखिक आदेश दिया गया है। एक दिन पहले ही शिक्षक संगठनों से बातचीत हुई थी जिसमें शिक्षकों ने विरोध जताया था। दरअसल शिक्षक छात्र अनुपात के मामले में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर स्थिति में है। इसके बावजूद सैकड़ों स्कूलों में शिक्षक नहीं है और हजारों स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया की जा रही थी, लेकिन प्रदेश के तमाम शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनबीएफ यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन ने प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। नेशनल और रीजनल मीडिया न्यूज इंडस्ट्री के दिग्गजों के प्रतिनिधिमंडल में IBC 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल भी शामिल रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से न्यूज इंडस्ट्री की स्थिति, चुनौतियों और भविष्य को लेकर चर्चा हुई है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनबीएफ के फाउंडिंग चेयरमैन अर्बन गोस्वामी ने किया। एनबीएफ ने संरचनात्मक नीतियों को तैयार करने में प्रधानमंत्री का समर्थन मांगा, जो न्यूज इंडस्ट्री के भविष्य को आकार देंगे। इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के पहले भी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को हर चुनौतियों के समाधान का भरोसा दिया है। और अब दिल्ली आपको ले चलते हैं, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व क्रिकेटर कपिल देव से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर इनके बीच चर्चा हुई, बातचीत हुई। दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में इनकी ये मुलाकात हुई है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आई है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अरुण साव आपको नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम प्रदेश के, जिन्होंने कपिल देव से मुलाकात की है। जाहिर सी बात है कि प्रदेश में खेल की गतिविधियों को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से नवाचार इसमें करना है, इन तमाम बातों को लेकर इनके बीच चर्चा हुई और आगे कई बड़े निर्णय भी खेल की फील्ड में हो सकते हैं। और कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें होती है जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ बलरामपुर में एक परिवार के साथ हुआ, जहां दफन किए गए सदस्य जिंदा निकले हैं और पुलिस मामले में उलझ कर रह गई। क्या है ये पूरा मामला, पेश है इस रिपोर्ट में। बलरामपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्राम बासेन में साल भर पहले मृत समझकर दफन किए गए सदस्य जिंदा निकले हैं और परिवार के सामने जा पहुंचे, जिससे परिजन खुश हैं तो पुलिस मामले में उलझ कर रह गई है। दरअसल 8 अगस्त 2023 को ग्राम बासेन निवासी अबुल हसन की पत्नी राबिया घरेलू विवाद के चलते अपने 2 बच्चों के साथ घर से निकल गई थी, जिसके 6 दिनों बाद 14 अगस्त को रायगढ़ के ग्राम देहजरी में एक पुलिया के नीचे एक अज्ञात महिला और 2 बच्चों की लाश मिली, जिसकी शिनाख्त के बाद अबू हसन ने उन्हें गृह ग्राम बासेन में दफन भी कर दिया। घटना के 1 साल बाद अचानक राबिया अपनी बेटी गुलिस्ता और सीजरा के साथ पति के सामने पहुंच गई और यकीन भी दिलाया। उसका चेहरा और इसके बच्चे का चेहरा सेम मिलता जुलता था, तो उस शंका में जो है सोचा कि मेरा ही पत्नी है। तो सोचा कि भाई मेरा ही पत्नी गई ही, 2 बच्चे को लेके, तो हो सकता यही हो, इसलिए वहाँ अंतिम संस्कार किया। यहाँ से चली गई थी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद पता चला कि नहीं, मतलब ये 2 बच्चा एक माँ की लाश मिला। पता चला था कि राजस्थान में लोग वो रहती थी। उसके बाद पता चला तो ये चला गया अपना घर, बिहार चला गया। अबुल हसन निवासी बासेन, थाना
पास्ता जिला बलरामपुर से एक व्यक्ति आया और उसने क्लेम किया कि ये जो शव हैं वो उसके परिजनों के हैं, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के। तस्दीक पर जब पुलिस वहाँ गई, उसकी पत्नी और उसके बच्चे वहाँ सही सलामत उपस्थित मिले। शव की पहचान में हुई गलती को लेकर रायगढ़ पुलिस का कहना है कि अबू हसन घटना के बाद सदमे में था, उसने गलत शवों की शिनाख्त कर ली थी। तो ये बताया गया कि उस समय जो उसका पति था उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, जो मना स्थिति थी, मना स्थिति उसकी ख़राब थी, बदहवास था और बदहवासी की हालत में उसने जो पत्नी और अपने बच्चों को का होना उसने स्वीकार किया था। फिलहाल मामले को लेकर रायगढ़ पुलिस उलझ गई है और नए सिरे से जाँच की बात कह रही है। कि उसकी FSL रिपोर्ट पे ये आया है, जो डाइटम टेस्ट कराया गया है वो पॉजिटिव आया है और उसके द्वारा जो डॉनी का केस है और उसमें अब जो उसके नए परिजनों की तलाश की जा रही है और इश्तेहार जारी कर उनके परिजनों की तलाश कर जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार राबिया और उसके दोनों बच्चे अगर जिंदा हैं तो जिन शवों का कफन दफन किया गया है वो कौन थे? अबू हसन ने मृतकों की गलत शिनाख्त कैसे कर ली? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। तो फिलहाल नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। आगे क्या कुछ बातें सामने आती है देखने वाली बात होगी। बिलासपुर आपको ले चलते हैं, जहां स्वाइन फ्लू से महिला की मौत हो गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 33 वर्षीय महिला की मौत हुई है। निजी अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। स्वाइन फ्लू से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 से ज्यादा स्वाइन फ्लू मरीज आ चुके हैं और स्वाइन फ्लू के 20 केस फिलहाल एक्टिव हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और बड़ी बात है क्योंकि 33 वर्षीय ये महिला थी जिसकी स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। हालांकि पहले की अगर बात करें तो जब भी आंकड़े बढ़ते हुए सामने आए थे, लगातार प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर था, डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से आपको दिखाते हैं। यहाँ करंट लगने से 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। टीवी का प्लग लगाने के दौरान हादसा हुआ। चकरभाटा थाना क्षेत्र के कडार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 8 साल का ये मासूम था जिसकी करंट लगने से मौत हो गई है और टीवी का प्लग लगाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। यानी कि देखिए, रोजमर्रा की जो चीजें होती है उसमें भी कई सारे हादसों की खबरें निकलकर सामने आती है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के कडार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां ESIC ने छत्तीसगढ़ की 86 फर्मों को नोटिस जारी किया है। अंशदान राशि जमा करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के लिए अंतिम अवसर देते हुए ये नोटिस है। पिछले साल के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो अंशदान राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि ESIC ने छत्तीसगढ़ की 86 फर्मों को ये नोटिस जारी किया है। और कवर्धा जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक महिला के पेट से 12 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला है और ट्यूमर को जांच के लिए उच्च लैब भेजा। महिला पूरी तरह स्वस्थ है। दरअसल ग्राम महिला घाट में रहने वाली 60 वर्षीय आदिवासी सुकरतीन मेश्राम का पेट 2 सालों से लगातार बढ़ रहा था, लेकिन पैसों के अभाव में बुजुर्ग निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रही थी। इधर कुछ दिनों पहले झुलमुला गांव में शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की नजर बुजुर्ग महिला पर पड़ी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा यादव के नेतृत्व में डॉक्टर्स ने सफल ऑपरेशन किया। अब महिला के चेहरे में एक नई मुस्कान है। झलमला में स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया। अब उस दिन जो है सुकृतिन भाई मेश्राम ये जो है शिविर में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंची। इसको बहुत तकलीफ था, इसको पेट बहुत इसका बड़ा था। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है तो ऑलरेडी हाई रिस्क है। उसके साथ 12 kg का मास था उसका और पेशेंट को बहुत परेशानी थी। 1-2 साल से इसका साइज बढ़ते ही जा रहा था। तो यहाँ पे मैं और साथ में जनरल सर्जन डॉक्टर अर्पित यादव, उनकी हेल्प से अंडर जनरल एनेस्थीसिया इनका ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक है,
खाना पीना सब खा रही है, कोई भी अभी उसको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हाँ। अच्छा, कितने सालों से परेशान थी आप इसको लेकर के? 2 साल हो गए हैं। 2 साल। हाँ, 2 साल ले। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ भाजपा ने सभी 7 मोर्चे को सदस्य बनाने का टास्क दिया है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और एसटी मोर्चा को 3-3 लाख सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं एससी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा को 1 से 1.5 लाख सदस्य बनाने का टास्क है। अभियान के तहत सदस्य गांव-गांव में कैंप चौपाल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और इसके हितग्राहियों को पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी क्रम में बीजेपी के 17 प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हुई। इधर कांग्रेस का ये कहना है कि जिन योजनाओं को अपना बताकर बीजेपी सदस्य बना रही है वह कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ऐसा कई योजना है जिनका लाभ आम नागरिक को मिला है, तो हम उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा के लिए अच्छा काम करता है। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक मोर्चा को जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की प्रदेश नेतृत्व ने 1 लाख का जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को हम सब पूरा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ में 1 लाख से अधिक संख्या में अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेगी। उनके पास कोई योजना नहीं है, जो योजनाएं हैं वो हमारी कांग्रेस सरकार के समय है, वही योजनाओं को ये अपने नाम बताकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब वाड्रफनगर आपको ले चलते हैं, जहां लोधी डैम में लीकेज हुआ है। ज्यादा जल भराव होने की वजह से ये लीकेज हुआ है। जल संसाधन विभाग मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है। लीकेज को बंद करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो वहाँ के रहवासी हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये कोशिश जारी है। दरअसल रात का ये पूरा मामला होने की वजह से मरम्मत में दिक्कतों का सामना जरूर हुआ था, लेकिन सुबह एक बार फिर से मरम्मत को शुरू कर दिया गया और लीकेज को जल्द बंद करने की कोशिश जारी है। और अब अंबिकापुर की बात कर लेते हैं, जहां कोहरे से शहर का बाहरी इलाका ढका हुआ है। बारिश के बाद कोहरे से मनमोहक नजारा नजर आ रहा है। घने कोहरे के कारण सड़क पर विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है, जिससे हादसे भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वहां की कुछ खूबसूरत तस्वीरें आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से घने कोहरे के कारण पूरा यहाँ पर नजारा मनमोहक होता हुआ नजर आ रहा है।